व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? तो नेशनलिज्म का मतलब होता है नेशन के प्रति प्यार, द डिवोशन टुवार्ड्स द नेशन, द लव टुवार्ड्स द नेशन, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब ऐसा लगना कि हम सब क्या हैं, एक हैं, हम सब एक ही नेशन के हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, वी ऑल हैव अ कॉमन फ्लैग। हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं इंडिया में, या कहीं भी लोग हैं, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, सबके लिए फ्लैग क्या है, एक। तो ये कॉमन फ्लैग क्या सिंबलाइज करता है? वी ऑल आर वन, वी ऑल आर अ कंट्री एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया। जब भी अगर एक फ्लैग आएगा इंडिया का, कहीं पे भी अगर एक फ्लैग लहराया जाएगा तो सबको लगेगा क्या कि ये फ्लैग किसका है, इंडिया का है, और हम इस देश के क्या है, वासी। कहीं भी वी ऑल हैव ए कॉमन नेशनल एंथम। चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहो, चाहे आप कन्याकुमारी में रहो, जब नेशनल एंथम बजता है तो हम लोग सब खड़े होते हैं और उस नेशनल एंथम में क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, डिवोशन अपना प्रकट करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनलिज्म। समझ में आ रहा है क्या ना? नेशनलिज्म मतलब सीधा भाषा में देश के प्रति क्या, प्यार, द लव टुवार्ड्स द नेशन, अ सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग टुवार्ड्स द नेशन। अगर मान लो इंडिया पे कोई भी आ जाता है या इंडिया के बारे में कोई भी गलत बोलता है, हम सबको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? क्यों गुस्सा आता है, क्यों है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज नेशनलिज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये गुस्सा आया, हम अगर मान लो पाकिस्तान इंडिया के बारे में कुछ बोल देता है तो हम लोग वो बोलता है तो पलट के हम लोग चार को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? वाई दिस हैपेंड? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने कंट्री से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। वी लव आवर नेशन। अगर इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को अगर एक वर्ड में बोला तो क्या बोलेंगे? नेशनलिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो बात है, टॉपिक का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब इंडिया में नेशनलिज्म मतलब इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो लोग, उनके अंदर ये नेशनलिज्म की भावना कैसे आई? मतलब पहले ये भावना नहीं था। पहले इंडिया के लोगों को इंडिया के प्रति प्यार नहीं था। क्यों नहीं था, सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि इंडिया जो था पहले आपका 500 से अधिक छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ था। छोटा छोटा जगह होता है ना, प्रोविंस उसको बोलते हैं। और हर जगह पे क्या उसका राजा वहां क्या करता था, राज करता था। पहले ये पूरा यूनाइटेड नहीं था। समझ में आ रहा है? साउथ में कोई और राजा था 4-5 गो, नॉर्थ में कोई और, बिहार में कोई और, गुजरात में कोई और। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? इसी कारण से ना ब्रिटिशर्स लोग क्या हुआ, इंडिया में आया क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए समुद्र के रास्ते। और क्या हुआ, देखा क्या कि यहाँ सब अपने में ही लगा हुआ है। ये राजा उस राजा को हरा रहा है, उसका राजा हरा रहा है, वो राजा उसके साथ मिलके उसको हरा दिया, यही सब चल रहा है यहाँ पर। तो उसने क्या किया, वो भी क्या किया, फुट डालो और शासन संभो। समझ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया। बात समझ में रहा है? अगर यहाँ के लोगों में नेशनलिज्म रही होती तो क्या इंग्लैंड का औकात था, ब्रिटिश का औकात था कि इंडिया में वो अपना राज जमा ले? सोच के देखो जरा। आज अगर दो कंट्री, चाइना और कुछ बोलता है या अमेरिका कुछ भी बोलता है इंडिया के बारे में, या रूस कोई भी बोलता है, तो हम लोग बोलते हैं आओ ना, बोलो ना, फिर हम लोग पास एटम बम पड़ा हुआ है कि नहीं? चाहे जम्मू कश्मीर का बच्चा हो भी बोलेगा एटम बम पड़ा हुआ है, चाहे कन्याकुमारी का बच्चा हो भी बोलेगा मेरे पास एटम बम पड़ा हुआ है। क्या हम लोग बटे हुए हैं? नहीं बटे। जब बात देश की आती है तो हम लोग सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म मीन्स द लव टुवर्ड्स द नेशन, अ सेंस, एक भावना, कैसा, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना? अब बोलता है गिव सम एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म, तो क्या हो जाएगा, कॉमन फ्लैग। किसका एग्जांपल है नेशनलिज्म का? एक नेशनल एंथम, ये क्या है, ये किसको शो करता है, नेशनलिज्म को शो करता है। क्लियर है? अब बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको? चैप्टर में दिया हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस चैप्टर में 1915 से लेकर के 1940 तक का आपका पूरा कहानी दिया हुआ है, एकदम संक्षेप में। ठीक है? इस चैप्टर में मेनली हमको 4 बातें पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में मेनली हमको कितनी बातें पढ़नी है? 4 बातें। पहला बात है 1915 से स्टार्ट होता है, 1914 चैप्टर स्टार्ट होता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है? पहला जो टॉपिक आप पढ़ोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, और गांधी जी का एंट्री जब हुआ इंडिया में तब से स्टार्ट हुआ कहानी। फिर दूसरा पढ़ोगे आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द एंट्री ऑफ गांधी टू इंडिया। ठीक है? सेकेंड,
इसी में आप पढ़ोगे क्या, जब गांधी जी का एंट्री होगा तो वहीं पे आप सत्याग्रह के बारे में पढ़ोगे। व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह का नाम सुने हैं? पहला आंदोलन गांधी जी कौन किए थे? सत्याग्रह, जो चंपारण में किए थे। आंदोलन का नाम क्या था? सत्याग्रह। मतलब लड़ाई लड़ने का मेन मुद्दा क्या था? सत्याग्रह से लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप जानोगे सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो पहला टॉपिक में हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सत्याग्रह, ठीक है। दूसरा में हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। क्या देखेंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। और तीसरा जो हम देखेंगे वो होगा हमारा सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट। क्या देखेंगे? और ये जब आप मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे होगे ना, तो आपको जानकारी क्या रखनी है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग जो थे उस मूवमेंट को क्या किस हद तक देख रहे थे। जैसे एक मान लो फार्मर है, तो उसके लिए मूवमेंट का मतलब क्या था? समझ में आ रहा है? जो शहर में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए मूवमेंट का मतलब क्या था? ठीक है, समझ में आ रहे हो? जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, उनके लिए मूवमेंट का मतलब क्या था? समझ में? डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ पीपुल अबाउट द मूवमेंट, ये हम देखेंगे इसमें। और उसके बाद क्या देखेंगे? सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट। और लास्ट में क्या है? जो टॉपिक का नाम है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसमें हम इंडिया के कौन कौन से फ्लैग्स बने उसके बारे में देखेंगे। इंडिया में कौन कौन सा फोक सॉन्ग्स आया है ना नेशन के प्रति। फोक समझते हो ना, जो गीत होता है देश के लिए, जो गीत सब बनता है, देशभक्ति गीत सब, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो वंदे मातरम जो आया किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके बारे में देखेंगे। फिर जो फ्लैग जो डिजाइन किया गया था उस फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत माता का जो इमेज बनाया गया था पहली बार, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इतना करने के बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। तो मेनली कितना टॉपिक है? 4। पहला क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और क्या? एंट्री ऑफ गांधी बाय द आइडिया ऑफ क्या? सत्याग्रह, ठीक है। दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसका बोलेंगे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपुल का उसमें क्या फोर्स था उसके बारे में, मूवमेंट के बारे में, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या? सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट से आप पढ़ोगे 60 मार्च के बारे में। कौन सा मूवमेंट है? मूवमेंट का नाम क्या है? सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? 60 मार्च के बारे में, जो दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और लास्ट में पढ़ेंगे क्या? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कहां से? वर्ल्ड वॉर से। कहां चालू होता है? नेशनलिज्म का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या होता है। अब समझिए, पहला वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्ट हुआ था 1914 में, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914। तो 1914 में जब वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उसमें यूरोप भी शामिल था। यूरोप के कंट्री में आपका इंग्लैंड भी था, और वही इंग्लैंड इंडिया पे क्या कर रहा था? राज कर रहा था। तो इंग्लैंड क्या कर रहा था? जो ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे थे कि वार में जितने भी मतलब एक्सपेंसेस हो रहे थे, जो भी लड़ाई में खर्चा आ रहा था, वो सब वो क्या कर रहा था? कहां से वसूल रहा था? इंडिया के लोगों से। कैसे? यहाँ पे उसने टैक्स क्या कर दिया? बढ़ा दिया। समझ में आया? जो भी वार के जो लोन्स थे, जो भी वार में जो खर्चा था, वो खर्चा वो कहां से भरपाई कर रहा था? बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस इन टू द पीपुल ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा, दे डिड फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ पीपुल इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब लोगों का जबरन भर्ती कर रहा था किसमें? अपने आर्मी में, ताकि वो कहां लड़ाई करे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके क्या करे? वो जो चल रहा था यूरोप, दो ग्रुप था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एक यूरोपियन कंट्री थे और दूसरा कौन था आपका इसमें? दूसरा कौन था इसमें? दूसरा में आपको ऑटोमन एम्पायर था, टर्की था, है ना। ये सब जो कंट्री से लड़ रहा था, तो क्या हुआ था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंग्लैंड ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे थे पता है? जबरन मतलब आपको मतलब आर्मी में शामिल कर ले रहा था। आप कितना भी विरोध करो, जबरन आपको आर्मी में शामिल कर लेगा और भेज देगा आपको लड़ने के लिए। किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी तरफ से। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपका दूसरा सबसे बड़ा खामी था। तीसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक महामारी आ गया था जिसका नाम क्या था? प्लेग। क्या नाम था? प्लेग। जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 12 से 13 मिलियन लोग उसमें मर गए थे इंडिया में। ऐसे भी कोविड-19 चल रहा है, महामारी भी चल रहा है नहीं कोविड-19। उस तरह से उस समय जब वर्ल्ड वॉर जब चला था तो उस समय इंडिया में एक बीमारी फैला था जिसका नाम क्या था? प्लेग। इसको बोलते हैं हैजा। हैजा का नाम सुने हो हिंदी में? तो हैजा बीमारी चलते 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे। समझ में आ रहा है? इंडिया में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, पहला वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1914 में। वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहा था? उस वर्ल्ड वॉर में जितने भी लोन्स, जो भी वार लोन्स थे, वो कहां से वो लेके आ रहा था? इंडियन से, बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द टैक्सेस टू द पीपुल ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, उस टाइम पे यहाँ पे लोग तो ऐसे ही त्राहिमाम कर रहे थे,
क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे डिड फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन पीपुल इनटू द आर्मी। उसने क्या किया था? जबरन क्या कर दिया था लोगों को, आर्मी में शामिल कर लिया था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? They did force recruitment of people to their army। अब फोर्स रिक्रूटमेंट जब हो गया, फिर उसके बाद उसमें कौन सी बीमारी फैल गया था? प्लेग बीमारी फैल गया था। तो पूछेगा उसमें कि वर्ल्ड जो मतलब जो वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, तो उसमें उसका असर क्या पड़ा इंडिया में? समझ में आ रहा है? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया? आप ही लोग बताओ, मैंने बताया क्या इफेक्ट पड़ा कि ब्रिटिशर्स ने क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टैक्सेस। दूसरा, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ पीपुल इनटू द ब्रिटिशर्स आर्मी। ठीक है। तीसरा, प्लेग डिजीज इन विच 12 to 13 मिलियन पीपुल वेयर डाइंग। बात समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? ठीक है। तो ये सब जो चल रहा था कहानी, इस कहानी के पीछे ब्रिटिशर्स लोग क्या बोल रहा था इंडिया को कि आप वर्ल्ड वार 1 में मेरी सहायता करो, बदले में हम आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे, हम इंडिया को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? मान लो सपोज करो अभी हम लोग गुलाम हैं, तो हम लोग क्या बोला गया? क्या हमको हेल्प करो और बदले में आपको क्या दे देंगे? हम आजादी दे देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो यहाँ के लोगों ने भी सोचा चलो भाई हेल्प कर देते हैं, बाद में हम लोग को क्या मिल जाएगा? आजादी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वैसे का वैसे ही रहा, और सिस्टम क्या हो गया? खराब हो गया, और दिक्कत हो गया, और दिक्कत क्यों हो गया? आप बिलीव नहीं करोगे, जब महामारी फैला उसी के बाद क्या हुआ? क्रॉप फेलियर हो गया। क्या हो गया? क्रॉप फेलियर। पूरा फसल बर्बाद हो गया, और बर्बाद जब फसल हो गया तो खाने के लिए इंडिया के लोग सब क्या हो गए? तरस गए। समझ में आया? तो एक तो बीमारी, एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से कर्जा है, और ऊपर से क्रॉप भी फेलियर हो चुका है। आप सोच सकते हो कि वहां उस समय इंडिया का हालात क्या रहा होगा, बहुत बुरा हाल हो गया होगा। तब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द बुक गांधी जी का एंट्री होता है 1915 में। ठीक है। गांधी जी आते हैं कब? 1915 में। वो सत्याग्रह आंदोलन साउथ अफ्रीका में करके वो इंडिया में आते हैं। कब? 1915 में। वो इंडिया में जब आए, उसके पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसमें वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आप बोलोगे सर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? ये जो होता है ना गोरा काला वाला, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट जो चलता था पहले, ब्लैक लोगों को है ना, व्हाइट लोग देखना नहीं पसंद करता था पूरा, बिल्कुल भी, है ना। वो ऊपर दिखा रहा था ब्लैक डॉग्स आर नॉट अलाउड। उनके घर के बाहर क्या लिखा रहता था कि ब्लैक डॉग्स आर नॉट अलाउड। आप सोच सकते हो कितना घृणा नजर से देखा था उन लोगों को। तो ये सब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इसको साउथ अफ्रीका में किसने खत्म किया? गांधी जी ने, बाय द हेल्प ऑफ किसका हेल्प किया? सत्याग्रह। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या लगा चलाया? सत्याग्रह। और सत्याग्रह की मदद से गांधी जी ने इसको क्या किया? वहां पे खत्म किया। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। आप सुनते होंगे साउथ अफ्रीका में आज भी गांधी जी को पूजा जाता है, पता है कि नहीं? नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां पे इन दोनों को बहुत मतलब मान सम्मान मिलता है, गांधी जी को और किसको? नेल्सन मंडेला। क्यों मिलता है? गांधी जी यहाँ इंडिया के थे, लेकिन मूवमेंट कहाँ चला है? साउथ अफ्रीका में। वहां के लोगों की भलाई के लिए वहां काम किया, और वो उनका मेन हथियार क्या था? लड़ाई का। उस समय सत्याग्रह। उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं था, उस समय सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट नहीं था। गांधी जी किससे लड़े? सत्याग्रह। आपको जानना है, तो गांधी जी का एंट्री हो गया, वर्ल्ड वार खत्म हुआ। मान लो कि वर्ल्ड वार से ये असर पड़ा इंडिया। अब गांधी जी का एंट्री हुआ। अब गांधी जी का एंट्री होगा तो आपको जानना होगा कि व्हाट इज सत्याग्रह। वो टॉपिक का नाम क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह क्या है? नाम है सत्याग्रह। सत्य मतलब क्या होता है? ट्रूथ। सत्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रूथ। मतलब बोल सकते हैं क्या? सत्याग्रह मतलब क्या हो गया? द आइडिया ऑफ ट्रूथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई सत्याग्रह का मतलब क्या था? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? तो गांधी जी बोलते हैं क्या कि अगर आपका कॉज ट्रू है, अगर आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो आपका कारण क्या है? सही है, तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है उस ऑपरेशन से लड़ने के लिए। आप ट्रूथ और नॉन वायलेंस से उस लड़ाई को क्या कर सकते हो? लड़ सकते हो, और आपको जीत मिलेगी। गांधी जी का क्या करा था? का नाम था कि सत्याग्रह में क्या बोलते हैं गांधी जी? गांधी जी बोलते हैं कि अगर इफ योर कॉज इज ट्रू, कॉज समझते हो? कारण, लड़ने का कारण क्या है? सही है, देन फिजिकल फोर्स मतलब वही ना, लड़ाई, लाठी, भाला, बंदूक, फिजिकल फोर्स इसको बोलते हैं। फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑपरेस फॉर द ऑपरेशन। जो ऑपरेशंस जो है मतलब जो आप पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके हराने के लिए आप फिजिकल फोर्स जरूरत नहीं है।
ट्रूथ बाय वी विल विन दिस बैटल बाय द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य और अहिंसा से हम इसको क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। यही किसका मतलब था, सत्याग्रह का। और एक्चुअल मीनिंग क्या था, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले आप देख लीजिए, पढ़ेंगे बड़ा देखो कितना कंटेंट है हमारे पास। 4 पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, उसमें आप जाओगे व्हाट इज नेशनलिज्म। सेकंड में क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थर्ड में क्या है, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। फोर्थ में क्या है, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। और लास्ट में क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो आप इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुछ पॉइंट देख लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब रोक हुआ था बताइए, कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में। इंडिया उस समय किस रूल के अंडर में था, कॉलोनियल। इंडिया उस समय किसके अंडर में था, ब्रिटिश रूल के अंदर में था। उस समय इंक्रीज इन डिफेंस का जो खर्चा था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। और जिस कारण से टैक्सेस इंडिया में क्या कर दिए गए थे, बढ़ा दिए गए थे। इनकम टैक्सेस वाज इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स आप सबको लाद दिया गया था। कस्टम ड्यूटीज जो लगते थे, जो भी सामान आपका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, टैक्स लगता है, वो भी क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और अब सोचो जरा, एक टैक्स बढ़ा दिया गया। अगर आप मान लो कि वो पार्ले जी का बिस्कुट खरीदना है 3 रुपए का बिस्कुट, हम तो कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया। बस समझ में आ रहा है, टैक्स बढ़ने में क्या होता है, कॉमोडिटीज का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी आप देखो पेट्रोल का दाम कितना हो गया है, 95 का तो भाग गया है, 95-96 लगभग। क्यों बढ़ा है, टैक्स बढ़ा है। क्या दुबई जो तेल आ रहा है आपका, जो सऊदी अरब से तेल सऊदी से आ रहा है, या जो जहां से तेल आ रहा है, क्या तेल का दाम बढ़ रहा है क्या, नहीं, तेल का दाम वही है। सरकार टैक्स पे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हम लोग कितना पे करना पड़ रहा है, ज्यादा पे करना पड़ रहा है। पता है सऊदी में आज जो तेल बिकता है 10 रुपये, सोच लो 10 रुपया। अगर 10 रुपया इंडिया में तेल का तो क्या होगा। पता है इंडिया से तेल जाता है नेपाल में, वहां तेल का कीमत कितना है, 55 रुपये लीटर। इंडिया सप्लाई करता है नेपाल को तेल, पेट्रोल डीजल, वहां कितना रेट है, 55, और यहाँ कितना है, 95। टैक्स कौन बढ़ा है, इंडियन गवर्नमेंट। पता है इंडिया गवर्नमेंट का खजाना सबसे ज्यादा काम कौन सी से भरता है, पेट्रोल से, डीजल से। इस पर दाम बढ़ा दिया, सबको लगाना ही लगाना है ना। गैस से बढ़ गया, गैस से बढ़ गया। क्या गैस ऐसा चीज है कि गरीब से लेकर के अमीर तक सब खरीद रहा है। क्या इसके बिना घर में काम चलेगा। अब पहले गरीब लोग पहले लकड़ी का चूल्हा पका लेता था, है ना, लेकिन अब क्या हुआ, गैस का हाथ लग गया है। अब जो औरत लोग जो पका रही है उस पर खाना, गैस क्या वो मानेगी बात अब कि हम पकाएंगे वो अथी चूल्हा पे, सोचे देखो, मानेगी, नहीं मानेगी। बोले वो कर्जा लेकर 600 रुपया भरवा लेगी, 900 रुपया सिलेंडर भरवा लेगी, लेकिन अब वो मतलब उसी लकड़ी वाला चूल्हा पे खाना नहीं पकाएगी। होगा कि नहीं होगा। तो जरा इमेजिन करके देखो, ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ रहा है तो हम लोग का दिक्कत भी क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है। आदमी पहले कर्जा में नहीं था, अब क्या ले रहा है, कर्जा लेकर गैस भरवा रहा है, जो गरीब आदमी है कि नहीं है, बोलिए। तो चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये बताना चाह रहे थे, टैक्स जब बढ़ता है तो असर किसे पड़ता है, कॉमन पीपुल पे पड़ता है। तो यहाँ टैक्स बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया, और साथ में क्या हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया। पहले इंडिया का सबसे ज्यादा मैक्सिमम कमाई कौन चीज पे था, एग्रीकल्चर पे था। और जब क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो क्या कमाई होगा, जब कमाई नहीं होगा तो पैसा आएगा, जब पैसा नहीं आएगा तो हम कभी खर्चा करेंगे। बोलेंगे जमींदार के पास जाएंगे, हो हमको 5 रुपया दीजिए, बेटा बीमार है, हो 5 रुपया दीजिए, बीवी बीमार है, ठीक है, पैसा ले लिए, इलाज करवाए, अब हमको बोला हो 5 रुपया लाओ हमरा, हम बोलेंगे मालिक पैसा नहीं है। अच्छा का एगो काम करो, जाके हमारे 2 बीघा जमीन है, जाके ओकरा जाके जोत दे जाके, ठीक है मालिक फालतू का काम कर रहा है, पैसा दिया क्या उसको, क्या जमींदार उसको पैसा देगा, 2 बीघा जोतेगा तो नहीं देगा। तो ये हाल था पहले, इसको बोलते हैं बेगर, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, बेगर, BGAR। बेगर मतलब भीख मांगना नहीं होता, नहीं, BGAR। एक होता है बेगर, BGG लगाओ तो क्या हो गया, भिखारी। अब BGAR लगाओ, इसका मतलब क्या होता है कि वैसे फार्मर्स जो किसी के यहाँ काम करते हो उनके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता, तो क्या बोलते हैं, बेगर। अब मान लो कोई फादर है, वो कर्जा था किसी के पास, ठीक है, तो वो उसके यहाँ काम किया, अब वो मर गया तो कौन चुका रहा है, उसका बेटा, और पैसा उसका नहीं मिलेगा उसको। इसको क्या बोलते हैं, बेगर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बेगर सिस्टम। ये चल रहा था पहले इंडिया में। चलो हम भटकेंगे नहीं मुद्दा से। क्रॉप फेल्ड हो गया और इस कारण से वहां पे फूड की क्या बढ़ गई, शॉर्टेज। कहां की बात हो रही है, इंडिया की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसमें मेन टॉपिक क्या है समझने के फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा हिट मतलब जो आप पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो ये है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि the war created a new economic and political situation, give reason, give reason।
ये लाइन आएगा, जो रट्टा मारने वाले बच्चे लोग हैं इसको नहीं लिख पाएंगे आंसर इसका। इसका मतलब क्या है? द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो लड़ाई हुआ वर्ल्ड वार, एक नया इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्रिएट कर दिया। इकोनॉमिक समझते हो ना, पैसा से रिलेटेड। बताओ, वार लड़ाई हुआ तो टैक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बताइए इकोनॉमिक स्थिति पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? बताओ हमको। फिर क्या है हमारे पास? पॉलिटिकल सिचुएशन। पहले जो लोगों का सोच था पॉलिटिक्स में, जो राजनीति में चल रहा था, वो सोच लोगों का बदला कि नहीं बदला बाद के बाद? बोलो। आपको जो पहले ब्रिटिशर्स लोग क्या बोला बात से कि आप हमारा हेल्प करो और बदले में आपको हम क्या दे देंगे? आजादी दे देंगे, आपको हम हेल्प करेंगे। लेकिन दिया, जिस कारण से लोग क्या हो जाएंगे? गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? अब गुस्सा होंगे तो क्रांतिकारी लोग और पैदा होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अगर इंग्लैंड ब्रिटिशर्स लोग अगर इंडिया के साथ कॉपरेट किया होता तो क्या गांधी जी को जरूरत था सत्याग्रह आंदोलन करने का? क्या गांधी जी को जरूरत था नॉन कॉपरेशन करने का? क्या भगत सिंह को जरूरत था वो असेंबली में बम गिराने का? बताइए, सोचिए एक बार। जरूरत था? नहीं जरूरत था। वही लिखा हुआ है कि द वार क्रिएटेड, जिस लड़ाई से क्या हुआ? एक नया ही इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन का यहाँ पे क्या हुआ? क्रिएट हुआ। इसका रीजन देना है क्यों हुआ ऐसा। तो पहला, वार से क्या हुआ? इंक्रीज इन वार लोन्स। गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट जब भी मैं बात करूंगा समझिए कौन गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार लोन्स को क्या कर दिया था? इंक्रीज कर दिया था। पता है, पहले सब लोन लेके लड़ाई करता था। अब वो लोन कहां से लेगा? ब्रिटिशर्स लोग कहां राज कर रहा है? कहां से पैसा उठाएगा? इंडिया से। उससे क्या होगा कि यहाँ पे टैक्स क्या हो गया? बढ़ा दिया गया। पहला रीजन। दूसरा, कौन सा रिक्रूटमेंट? फोर्स रिक्रूटमेंट। तीसरा, क्रॉप फेल्यूर। और चौथा सबसे बड़ा क्या? पेंडेमिक बहुत फैला था यहाँ पे। कौन दी थी? प्लेग। इसमें कितने लोग मर गए थे? 12 से 13 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख कितना होता है? 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000। 10 लाख होता है। 10 लाख जोड़ लो, कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ कितना है ना? 10 लाख तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ कितना हो जाएगा? 30 लाख लोग मर गए ऐसे ही। देखिए, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। देख लीजिए, आपको थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कैसा हो रहा था पहले। ये है क्रॉप फेल्यूर। और ये वो सैनिक लोग हैं, इंडियन लोग, जिनको फोर्सली क्या किया गया था? रिक्रूटमेंट हुआ था। कहां पे? लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उस समय का कुछ पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब किसका एंट्री होगा? गांधी जी लाठी लेके आएंगे। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? देख लीजिए। सत्याग्रह का मतलब होता है पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? सत्य जैसे ही वर्ड आएगा समझे सत्य का इंग्लिश क्या होता है? ट्रूथ। तो किसका पावर की बात हो रही है? पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। मतलब जो सच है, जो सत्य बात है, जो ट्रूथ बात है, उसको सर्च करना और उसके पावर पे ही हम क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे। जैसे कि करें मतलब यहाँ सत्या, इसका मतलब क्या बैठ रहा है भाई अपने लड़ाई से? तो अच्छा ही बताओ, ब्रिटिशर्स लोग इंडिया पे जुल्म कर रहा था नहीं कर रहा था? तो ये ट्रूथ है कि नहीं है? अगर ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है, तो इसके खिलाफ लड़ना भी क्या है? सच्चाई है। ये हमारा हक है कि नहीं है? और जब आप हक की लड़ाई करते हो, इफ योर कॉज इज ट्रू, अगर आपको लड़ाई का जो कारण अगर सही है, समझ में आया? अगर आपका लड़ाई गया है कारण सही है, तो फिर आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। लाठी भाला बंदूक से मारने की जरूरत नहीं है। गांधी जी बोलते थे। फिर कौन सी जरूरत है? सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हम इसके जरिए हम ब्रिटिशर्स को क्या कर सकते हैं? यहाँ से हटा सकते हैं। ये होता कंसेप्ट किसका? गांधी जी का बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह। देख लो, he encouraged that physical force was not necessary to fight the oppressor. He believed that this धर्म of non-violence, कौन सा बात? धर्म non-violence, तो बोलते हैं अहिंसा, could unite all Indians. non-violence और क्या? ट्रूथ है non-violence। हम पूरे इंडियंस को क्या कर लेंगे? यूनाइट कर लेंगे और हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ आराम से लड़ाई को क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। ये किसका मानना था? इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा बोर्ड के हिसाब से? तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? तो बोलेंगे द वर्ड सत्याग्रह मीन द आइडिया ऑफ, या बोल सकते क्या बोल सकते हो आप? ये द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। ये ध्यान रखना है। द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। व्हाट डज दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू गांधी जी? इसका मतलब क्या था गांधी जी के अनुसार? अकॉर्डिंग टू हिम
It means that if your cause is true, then no any physical force is required to diminish the oppressor. We can easily diminish them by the help of truth and non-violence. बोले समझ में आया कि नहीं है? अरे समझ में आया कि नहीं है कि अगर आपका कॉज ट्रू है तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है लड़ने के लिए। आप आराम से ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस से क्या कर सकते हो, लड़ाई को जीत सकते हो। ये किसका का नाम है? गांधी जी का। किस आइडिया से? आइडिया ऑफ सत्याग्रह। समझ में आया कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट फॉर द ऑपरेशन। दूसरा क्या है? नॉन वायलेंस से हम सारी चीजें कर सकते हैं। आप सुनिएगा, हम लोग खुद चुके हैं सत्याग्रह में, गांधी जी का एंट्री हो चुका है। हम लोग किस साल में? अभी 1915 में। ठीक है, अब समझिएगा, गांधी जी जैसे ही एंट्री किए तो लोगों के लिए एक होप जागा कि कोई, उसमें गांधी जी का कुछ चर्चा स्टार्ट हो गया था इंडिया में, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको वहां पे क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। समझ में आया? गांधी जब इंडिया में एंट्री किए तो यहाँ के लोगों के लिए होप जगा कि भाई कोई तो आया है जो हम लोगों की लड़ाई लड़ेगा। समझ में आया? तो गांधी जी सत्याग्रह से लड़ाई लड़ रहे थे वहां पे साउथ अफ्रीका में। जब वो इंडिया में आए गांधी जी, तो उस समय उन्होंने 3 जगह सत्याग्रह किया। ध्यान रखिएगा, गांधी जी की एंट्री होते ही 3 जगह सत्याग्रह होता है। पहला सत्याग्रह होता है 1916 में, दूसरा होता है 1917 में, और तीसरा होता है 1918 में। कब कब? 16, 17, 18। क्या क्या होता है उस सत्याग्रह में? पहला सत्याग्रह होता है 1916 में, वो होता है कहाँ पे? बिहार के। वो होता है बिहार में। 1917 में जो होता है वो होता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और 18 में कहाँ होता है? तो 16, 17, 18 ध्यान रखिएगा। 16 में कहाँ होता है? चंपारण में। गांधी जी 1916 में सत्याग्रह कहाँ छेड़ते हैं? चंपारण में। 17 में कहाँ? खेड़ा। 18 में कहाँ? अब इसमें पूछता है गांधी जी वहां पे क्या सत्याग्रह में क्या किए थे, किस लिए लड़ाई हो रहा? 22 सत्याग्रह। तो चंपारण में समझ, चंपारण का कहानी समझ लो, बगल में पता है ना, पूर्वी चंपारण का नाम सुने? आप सुनिए, चंपारण में क्या हुआ था कि द फार्मर्स वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड। फार्मर्स को, जो वहां पे किसान लोग थे, उनको जबरन वहां पे ना इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। इंडिगो किसको बोलते हैं? नील का खेती जबरन करवाया था, जबरदस्ती। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 बीघा जमीन है तो हमको जबरदस्ती बोलेगा तुमको नील का ही खेती करना है, हम बोलेंगे नहीं हम नहीं करेंगे, हम गेहूं का खेती करना है, तो पिटबो करेगा, जेल में बंद कर देगा। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है? तब वो व्हाट हैपेंड इन चंपारण? तो बोलेंगे द फार्मर्स वेयर फोर्स्ड टू ग्रो द इंडिगो इन देयर फील्ड। सो गांधी जी इसके अपोजिशन में चंपारण में क्या चलाए? सत्याग्रह, जिसको चूंकि चंपारण में चलाए थे इसलिए हम उसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, या चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? तो गांधी जी का पहला मूवमेंट कहाँ चालू हुआ था? चंपारण। सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई गांधी जी ने कहां से स्टार्ट की? चंपारण से। क्यों लड़ाई की स्टार्ट की? क्योंकि वहां के किसानों को जबरन अपने खेत में नील की खेती करनी पड़ती थी, तो वहां के किसान लोग इससे बहुत दुखी थे। तो गांधी जी को जब इस बात की मालूम हुई तो गांधी जी वहां गए और इसके खिलाफ गांधी जी ने वहां पे क्या छेड़ दिया? सत्याग्रह छेड़ा वहां पे, और इसमें क्या हुआ? उनको जीत भी हासिल हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये पहला सक्सेसफुल मूवमेंट था किसका? गांधी जी का। और इसके बाद गांधी जी का पूरा चंपारण में पूरा नाम छिटा गया। अगर हम लोग मुजफ्फरपुर में है, नाम छिटा गया होगा, यहाँ के लोग सोचान गए थे कि हाँ गांधी जी हैं, नाम बहुत बड़ी आदमी है, ठीक है, उनसे सब लोग डरता है, ब्रिटिशर्स लोग डरता है। तो जरा सोच देखो, जिससे सब लोग डर रहा था, गांधी जी उसको क्या कर रहे थे? डरा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के दिमाग में उनके लिए इज्जत क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इमेजिन करके देखो उस समय का सिचुएशन क्या रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं? तो कब का बात है? 1916 का। उसके बाद गांधी जी यहाँ जीत गए लड़ाई। उसके बाद कहाँ के पता चला? तुरंत को पता चला क्या कि गुजरात में एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? खेड़ा। गुजरात का, गुजरात में एक राजधानी क्या बोलते हैं? जिला। एक जिला है, क्या नाम क्या उसका? खेड़ा। वहां पे जबरन जो है ना, वहां पे जबरन जो है क्या किया जा रहा था कि लोगों, प्लांटेशन वर्कर्स जो है ना, प्लांटेशन वर्कर्स, उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। देखना इसमें लिखा हुआ है खेड़ा में क्या हुआ था, देख लो। खेड़ा में क्या हुआ था कि क्रॉप फेलियर हो गया था। खेड़ा में क्या हो गया था? क्रॉप फेलियर हो गया था। क्या हो गया था? क्रॉप फेलियर हो गया था। और साथ में वहां पे प्लेग जो बताया था, हैजा, ये भी वहां फैल चुका था, जिस कारण से वहां के लोगों के पास टैक्स चुकाने के लिए पैसा नहीं था। तो वहां के लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि रिलैक्सेशन हो जाए, किसमें? रेवेन्यू में, कलेक्शन में।
अगर मान लो पहले क्या था पता है, अगर मान लो मेरे पास कोई जमीन है तो पहले जो टैक्स वसूलने वाला लोग सब आता था, हम इतना गुना लगान लेगा तो हमें देना है तो देना है, नहीं देना है तो पकड़ के पीटेगा वो, पता है ना, लगान में देखे हो। तो वही वाला हाल है। तो वहां पे ना हेवी टैक्स लगा गया था पहले वहां के फार्मर्स लोगों के लिए। और साथ में क्या था वहां पे, साथ में था क्या कि भाई टैक्स बढ़ ज्यादा, एक तो टैक्स चुका नहीं सकते हैं, प्लस बीमारी और प्लस क्रॉप फेलियर, हर तरफ से मतलब उन लोगों पे पहाड़ टूट पड़ा था वहां के फार्मर्स पे, पीजेंट्स पे। तो गांधी जी को जब मालूम चला तो गांधी जी खेदा में क्या किए गांधी जी, सत्याग्रह, जिसको हम लोग खेदा सत्याग्रह के नाम से जानते। ध्यान रखिएगा, खेदा सत्याग्रह क्यों हुआ था, बिकॉज पीजेंट्स वेर अफेक्टेड बाई क्रॉप फेल्यूर एंड प्लेग एपिडेमिक एंड दे वेर डिमांडिंग रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। वो डिमांड कर रहे थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, रेवेन्यू मतलब क्या, वही टैक्स, पैसा, ठीक है, उसमें क्या किया जाए उसमें रिलैक्सेशन मिले, कुछ छूट मिले उसमें। अगर मान लो 10 रुपया छूट है तो माफ कर दीजिए, या 1 रुपया लीजिए, काहे लीजिए ऐसा, बिकॉज क्रॉप फेलियर हो गया, बीमारी हो गया, पैसा नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह किए, यहाँ पे जीते। इसके बाद क्या हुआ, अहमदाबाद में सत्याग्रह किया। कहाँ पे, अहमदाबाद का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन स्टेट आता है, गुजरात। तो गुजरात के अहमदाबाद में फिर सत्याग्रह किए। वहां पे क्यों किए, तो कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वहां के, सुनिएगा ध्यान से, कहाँ के मिल वर्कर, कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वो लोग डिमांड कर रहे थे अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कमोडिटीज का दाम क्या हो चुका था, बढ़ चुका था, और सैलरी उनका वहां का वही था। तो उन लोगों का डिमांड था कि सैलरी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि कमोडिटीज का दाम क्या हो चुका था, बढ़ चुका था। तो सैलरी बढ़ाने के लिए फिर गांधी जी वहां भी सत्याग्रह किए और वहां भी उनकी जीत हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताइए गांधी जी ने कहाँ का सत्याग्रह किया, चंपारण, खेदा और अहमदाबाद। इसमें समझना क्या है कि चंपारण में गांधी जी ने खेदा किया, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वहां पे क्यों वहां पे चंपारण में आंदोलन किया गांधी जी, बिकॉज फार्मर्स वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड। पहला रीजन हो गया, ठीक है, इसलिए गांधी सत्याग्रह किया। रीजन समझिए बस, खेदा में क्यों किए, बिकॉज फार्मर्स वेयर अनेबल या पीजेंट्स वेयर अनेबल टू पे देयर टैक्सेस बिकॉज ऑफ क्रॉप फेल्यूर एंड द पेंडेमिक कॉल्ड क्या, प्लेग। क्लियर है, चलिए। और अहमदाबाद में क्यों हुआ, बिकॉज कॉटन मिल वर्कर्स वेयर डिमांडिंग फॉर द राइज इन देयर वेजेस और सैलरी, बिकॉज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी गेट इंक्रीज। तो क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके लिए किया, तो फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स। क्यों किया, तो बिकॉज टू इंक्रीज इन wages of the cotton mill workers and because the price of the commodity get increased। बोले समझ में आया कि नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, 1914 में। वर्ल्ड वॉर का क्या असर पड़ा इंडिया पे, टैक्स बढ़ा दिया गया, दूसरा फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, तीसरा महामारी हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया। क्लियर है। पहला जो लाइन दे थे द वार एंड द इकोनॉमिक, क्या था ये जो लाइन है, ये लाइन आएगा एग्जाम में, war created a new economic and political situation explain या give result। तो बस यही 4 लाइन चपकाइएगा जो बता रहे हैं। वार लोन क्या हो गया, वार लोन बढ़ा इंग्लैंड का, इसका से यहाँ पर टैक्स क्या हो गया, बढ़ गया, सब लिख दीजिएगा उसमें। अब आता है किस पे, आइडिया सत्याग्रह में मैंने क्या बताया, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू द सर्च फॉर ट्रूथ। पावर याद रख कर लीजिए इसको, क्या होता है, पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। क्लियर है। उसके बाद सत्याग्रह में क्या किया था, सत्याग्रह में गांधी जी क्या बोलते थे, तो बोलते थे क्या कि इफ योर कॉज इज ट्रू देन देयर इज नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट विद द ऑपरेसर, वी कैन सिंपली फाइट आवर बैटल बाय द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। समझ में आ गया। नेक्स्ट, सत्याग्रह इंदौर में कहाँ हुआ था, चंपारण में, खेदा में और अहमदाबाद में। चंपारण में जो मूवमेंट हुआ किसके लिए हुआ था, फार्मर्स के लिए हुआ था। क्यों हुआ था, बिकॉज दे वेयर फोर्स्ड, जबरन दे वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन देयर क्रॉप फील्ड। अब ध्यान से लगाओ, चलो मानते हैं कि जबरन इंडिगो का खेती करवाया, क्यों वो अपोज कर रहे थे फार्मर लोग, इंडिगो का खेती करना खराब है क्या, हाँ। इंडिगो का खेती करने के बाद खेत का जमीन क्या हो जाता है, उपजाऊ नहीं रहता है, खेत जमीन क्या होता है, खराब हो जाता है। समझ में आया। फिर आप दूसरा फसल उसमें उगाओगे सही ढंग से उसमें नहीं होगी, इसीलिए फार्मर लोग क्या करते थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।
सेम फंडा होता है क्या, चरस गांजा जो होता है उसका जो खेती होता है उससे भी क्या होता है, जमीन हमारा क्या होता है, अनुपजाऊ हो जाता है। इसमें आप लोग ओपीएम वार पढ़े हो, ओपीएम वार क्लास 9 में होगा, नहीं पढ़े ओपीएम वार, क्या बात करते हो, कौन सी पढ़ो तुम हिस्ट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओपीएम उसी को बोलते हैं, चरस गांजा नहीं होता है। इंडिया में जबरदस्ती क्या किया था ब्रिटिशर्स लोग, क्या करता था, ओपीएम की खेती करवाता था और इसको सप्लाई कहाँ करता था, चाइना में, जबकि चाइना में ये चीज बैन था। तो ये वहां के लोगों से सामान लेता था, यहाँ के लोग वहां क्या करता था, सप्लाई करता था ओपीएम, अब बहुत महंगा बिकता था वहां, जिस कारण से चाइना लोग कितना कोशिश किया वहां पे ओपीएम को रुकवाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं समुद्री रास्ते से क्या होता था, पहुंच जाता था वहां पे। पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा उसमें, पढ़िएगा 9 में। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत तो भाई चंपारण में क्या, चंपारण मूवमेंट क्यों हुआ था, The farmers were forced to ग्रो indigo. इंडिगो इन देयर फील्ड। अहमदाबाद में किसके लिए सत्याग्रह हुआ था, मिल वर्कर्स के लिए, कौन सा मिल वर्कर, रीजन क्या था, टू इंक्रीज इन देयर वेजेस और सैलरी, क्यों, फॉर बिकॉज द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज गेट इंक्रीज। खेड़ा में क्यों हुआ था सत्याग्रह, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सत्याग्रह क्यों हुआ था, because the local people or the peasants were unable to pay their taxes. Why? Because of crop failure and the pandemic called plague. समझ में नहीं आ रहा है, अरे समझ में आया, Yes sir. नेक्स्ट चलिए, ये देख सत्याग्रह मूवमेंट का कुछ फोटो है, चंपारण मूवमेंट सत्याग्रह, गांधी जी नेहरू जी बैठे हुए हैं, दिख रहा है, चाय पे चर्चा चल रहा है, यहाँ पे चच्चा लोग बैठे हुए हैं, देखिए। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रोलेट एक्ट। हम लोग 16 खत्म हो गया, 17 खत्म हो गया, 18 खत्म हो गया, आप पहुंच रहे हैं 1919 में। तो 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ, समझिएगा 1919 में क्या लागू हुआ, रोलेट एक्ट पास हुआ। अब ये एक्ट क्या है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट में क्या था कि लोगों को हम बिना किसी ट्रायल के, बिना उनको कारण बताए हुए हम उनको जेल में बंद कर सकते हैं 2 साल के लिए, समझ में। अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पाया गया, पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब क्या, सरकार के खिलाफ, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाया गया कोई भी आदमी, तो उसको बिना किसी ट्रायल चलाए हुए, पता है केस चलता है ना, बिना किसी ट्रायल के, बिना रीजन बताए हुए सीधा उसको उठाइए और जेल में 2 साल के लिए ठूस दीजिए, समझ में। ये था कौन सा एक्ट, रोलेट एक्ट, सीधा भाषा में। और बढ़िया समझिएगा, तभी किसका गवर्नमेंट है, मोदी सरकार का गवर्नमेंट है। तो अगर यहाँ पर रोलेट एक्ट पास होता है, तो अगर हम बोलेंगे, अगर हम बोल दिए क्या कि मोदी गवर्नमेंट में पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, बहुत खिलाफ है, एकदम खराब बात है, आप बोले, सरकार को पता चला, आपको उठाया गया, जेल में ठूस दिया गया, क्या साल के लिए, और आपका केस नहीं चलेगा, समझ में आया। बिना कारण बताए हुए, आपको रीजन भी नहीं बताएंगे हम काहे ठूसे हैं, हमको लग गया कि फलना आदमी को डालना है जेल में, डाल देंगे, क्या साल के लिए, 2 साल। और होता है ना कि भाई अपना हम लड़ेंगे केस, हम केस में साबित करेंगे वहां पर कोर्ट में जाकर के कि हम निर्दोष हैं, हम एकदम सही बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं कोई कोर्ट में केस नहीं चलेगा। ये था कौन सा है, समझ में आया। और कब लागू हुआ था, 1919 में। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज रोलेट एक्ट। अकॉर्डिंग टू रोलेट एक्ट, इट गिव्स इनॉर्मस पावर टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को इतना शक्ति देता है, पावर देता है कि टू रिप्लेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रहा है सरकार के खिलाफ, उसे क्या कर देना, रिप्रेस कर देना, मतलब क्या कर देना, उसको दबा देना, उसको मतलब खत्म कर देना। एंड अरेस्ट प्राइजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर कितना ईयर, और 2 साल के लिए आप अरेस्ट करके उसको आप जेल में डाल दीजिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। समझ में आया कि नहीं, ये कौन था एक्ट था। क्वेश्चन आता है, अच्छा ये पास किसने किया था, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप बोलोगे सर ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। पहले था क्या था कि यहाँ पे इंडिया में कोई भी रूल और रेगुलेशन आता था तो उसके लिए एक काउंसिल था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि यहाँ नहीं था, जो कहाँ था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में रूल बनता था और लागू कहाँ होता था, इंडिया में, समझ में आ रहा है। और उसमें इंडियन मेंबर्स भी थे, ऐसा नहीं कि इंडियन मेंबर्स थे, वो कुछ इंडियन मेंबर्स भी इसमें थे, लेकिन उन लोगों के वो लोग अपोजिशन करते रह गए, लेकिन फिर भी वो रूल क्या हो गया, लागू हो गया। जस्ट लाइक अभी बीजेपी कांग्रेस, अगर अभी संसद में कोई रूल पास करना है, कांग्रेस वाला कितना हल्ला करता रह जाए, बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार है, लागू कर देता है। होता है कि नहीं होता है। तो क्यों हो रहा है, बिकॉज नंबर क्या है सर कांग्रेस का,
कम है। अब 50 को 60 का कोई वैल्यू होगा जहां 350 से 400 जो मेंबर्स है। कोई भी रूल पास करने 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उतना है बीजेपी के पास। किसी और का हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, वो सीधा कोई भी लॉ लाएगा, सब साइन कर देगा, पास कर जाएगा, हो जाएगा कानून यहाँ पर आराम से। क्यों बोला जाता है कि हमेशा मतलब ये सरकार लेकर गई, पूर्ण मोहन वाला सरकार लेकर गई है, इसलिए बोला जाता है ऐसा, क्योंकि अगर मान लो कोई लॉ को पास करवाना है, अगर पूरा बहुमत वाला सरकार नहीं है तो क्या होगा, सब अपना प्रॉफिट देखेगा। इस चक्कर में क्या होगा, कंट्री का क्या होगा, नाश होगा। अब पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई भी लॉ लाना है, कोई भी रेगुलेशन लाना है, सीधा बिना कुछ पूछे वो क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। इसका खामी भी है और इसका क्या है, अच्छाई भी है। अच्छाई ये है कि कोई भी बाहरी गवर्नमेंट है कंट्री, इंडिया के बारे में बोलने से पहले 50 बार सोचेगा, लड़ाई करने से पहले 50 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्हें बोलेंगे किसी सरकार, हमें बोलेंगे क्या कि यहाँ पूर्ण बहुमत सरकार है, जो भी डिसीजन लेना होगा सरकार एक बार में ले सकता है ना। देखिए अगर पहले मान लो कोलिशन गवर्नमेंट रहता है, कोलिशन मतलब क्या, मिली जुली सरकार, दो पार्टी मिल करके सरकार चलाती है, तो वहां पे हो जाता है लोचा। अभी बोलेगा नहीं आप बम फेंकिए, ये बोलेगा नहीं हम बम नहीं फेंकना देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बस तो होता है चलिए वोटिंग होगा, पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो बम नहीं फेंकाएगा, दूसरा कंट्री आप पे बम फेंक देगा तब तक। समझ में आया? तो ये होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बात क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज रोलेट एक्ट? अकॉर्डिंग टू रोलेट एक्ट, इट गिव्स इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड क्या बोल सकते हैं उसमें, एंड अरेस्ट द पर्सन into the prize for arrest the prisoners without any trial for कितना ईयर। अपने भाषा में समझा जाए तो रोलेट एक्ट सरकार को इतना शक्ति देता है कि वो किसी भी आदमी को वो जेल में बंद कर सकता है 2 साल तक के लिए बिना एनी ट्रायल, अगर वो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्टिविटी में पाया जाता है तो। अब बात हमको ये भी बोलिए ना, ट्रायल चलेगा, केस चलेगा 2 साल तक? नहीं चलेगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसको जिसको मन करेगा पकड़ के जिम डाल देंगे। अगर थोड़ा सा भी लग गया संकेत कि नहीं आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम कर रहा है। ये कौन सा एक्ट था? रोलेट एक्ट। अब सुनिए, गांधी जी की बात पता चला, रोलेट एक्ट लागू हो गया है, ठीक है। तो गांधी जी बैठने वाले थे, चुप नहीं बैठने वाले थे। तो 6 अप्रैल को गांधी जी क्या कर दिया, हड़ताल कर दी। कब किए? 6 अप्रैल को गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल किए। तो उसको हम लोग बोलते हैं रोलेट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रोलेट सत्याग्रह। उस समय गांधी जी का एक आंदोलन था, कौन आंदोलन? सत्याग्रह। बस ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और तो हमेशा सही वाला बात। तो हुआ क्या, गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल किया। हड़ताल जब हुआ तो देखो यहाँ पे गांधी जी इस एक्ट का अपोज किए और बाद में नेशन वाइड पूरे देश में क्या किए, हड़ताल कर दी। कब हड़ताल किए? 6 अप्रैल को। अब हड़ताल में क्या हुआ कि पीपुल जो भी लोग थे वो रैली किए, हड़ताल हुआ, दुकानें क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है, और गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं किया गया। 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में, ध्यान दीजिएगा, जब गांधी जी हड़ताल किए 6 अप्रैल को, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स लोग गुस्साया हुआ होगा, एकदम नाक पर चढ़े हुए गांधी जी को, है कि नहीं, कि पूरा हड़ताल कर दिया है, दुकान बंद हो गया, लॉस किसका होगा, गवर्नमेंट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में कुछ लोग, सब प्रोटेस्टर्स नहीं होता है, प्रोटेस्ट कर रहा था सरकार के खिलाफ, तो क्या किया, वहां के जो थानेदार सब था ना, सीधा उसको ओपन फायरिंग करवा दिया। क्या करवा दिया? ओपन फायरिंग। और ओपन फायरिंग जब करवा दिया तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे ही ओपन फायर तो कंडीशन और खराब होगा। तो ओपन फायरिंग हुआ तो कंडीशन खराब हो रहा है, तो इसी कारण तुरंत वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। अमृतसर में क्या लगा दिया गया? अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे भी, अगर वहां ग्रुप में आप पाए गए, किससे पाए गए? ग्रुप में, तो आपको बिना किसी ट्रायल के सीधा आप पे क्या चला दिया जाएगा, बोलिए, एक्शन ले लिया जाएगा। ये मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ लगा दिया गया कहां पे? अमृतसर में। कब की बात है? 10 अप्रैल की। 6 अप्रैल को गांधी जी हड़ताल किए, ठीक है, और उसके बाद 10 अप्रैल को क्या हुआ, पुलिस ने ओपन फायरिंग किया लोगों पे, जो प्रोटेस्टर्स लोग थे। उसके बाद कंडीशन खराब हुआ तो क्या लगा दिया? अब बताइए, पहले के जमाने में उतना लोग पढ़ा लिखा था क्या? व्हाट्सएप था कि तुरंत वायरल हो जाएगा मैसेज कि यहाँ रोलेट लग गया है, यहाँ फलना चालू हो गया है, या मार्शल लॉ लग गया है? नहीं ना। हुआ क्या, एक शहर में मार्शल लॉ लग चुका था, ठीक है, लेकिन ये कुछ ही लोगों को मालूम था, बहुत कम लोगों को मालूम था, सबको मालूम नहीं था कि कौन सा लॉ लग गया है, मार्शल लॉ। कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ? अमृतसर। 10 अप्रैल को लगा था। तुरंत उसी समय 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल था। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, किसका फेस्टिवल था? बैसाखी का फेस्टिवल था।
और उस समय जालियांवाला बाग में वहां पे सारे लोग, सिख समुदाय के लोग जो हैं, भाई पंजाब में भाई ये वो फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनता होता है, कौन? बैसाखी। जो हम लोग यहाँ पे मकर संक्रांति को मनाते हैं, तो वहां पे बैसाखी मनता है, ठीक है। और बैसाखी में वहां पे बहुत बढ़िया से मनता है बैसाखी, एकदम बोला ना, एकदम बोलते एकदम जितना आप उसमें बेस्ट दे सकते हैं पंजाबी लोग देता है उसमें। तो बैसाखी का फेस्टिवल था, वहां पे मेला लगा हुआ था, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। अब जाहिर सी बात है मार्शल लॉ लगा हुआ था, और मार्शल लॉ क्या कहता है कि कहीं पे भी आप ग्रुप में कोई काम नहीं कर सकते हो। मेला लगा हुआ था, गांव का लोग, भोले भाले लोगों को क्या पता था कि भाई मार्शल लॉ लगा हुआ है। वहां पे बच्चा लोग खेल रहा था, कूद रहा था, और मैं लोग अपना बतिया रहे थे, घर का बात कर रहे थे, इसको चूड़ी खरीद रहे थे, कोई इधर कोई अपना बंदूक खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, किसी को क्या पता मार्शल लॉ लगा हुआ है कि नहीं। और उस समय बता रहे हैं आपको, उस समय ऐसा थोड़ा कि मार्शल लॉ अगर कहीं मेला लगा हुआ है, अगर मान लो 100 लोग, मान लो 1000 लोग बैठा हुआ है, उसमें 10 लोग वैसा भी होगा जो प्रोटेस्टेड होगा, जो मतलब क्रांतिकारी लोग भी होगा, जो उसी में बैठ के बतिया भी रहा होगा। तो कहीं से भनक मिला कि जनरल डायर को कि वहां पे कुछ प्रोटेस्टेड लोग भी बैठा हुआ है, क्रांतिकारी लोग भी बैठा हुआ है, 4-5 आदमी। तो उस 4-5 लोगों के चलते जनरल आया, मार्शल लॉ लगा हुआ था, तुरंत आया। जो पहले जालियांवाला बाग में एक ही एंट्री गेट था, अभी रहेगा तो एंट्री गेट कितना है? एक ही है, एक ही एंट्री गेट था, और एग्जिट भी एक ही था। और जहां एंट्री है ना, वहीं पे क्या था? एग्जिट। तो आया एंट्री गेट और एग्जिट गेट। मान लो कि ये एंट्री है, तो यहाँ पे क्या है? एग्जिट। दोनों गेट क्या किया? बंद किया, और सब पे क्या कर दिया? ओपन फायरिंग कर दिया एकदम। उन्हें दिखाई कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ओपन फायरिंग कर दिया। उसमें लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई, और लगभग 1500 से 2000 लोग घायल हो गए। समझ में आ रहा है? सोच लो, जरा इमेजिन करो, आप लोग जुब्बा सैनिक पार्क में गए हो, प्यार मोहब्बत कर रहे हो, अगर से गोली चला दिया, क्या होगा? बिना आप कुछ नहीं कर रहा, मान लो कि 4 लोग बतिया ही रहे हैं, समझ लीजिए 4 लोग हम लोग बतिया रहे हैं, और उनमें से कोई गोली चला दिया, क्या आपको उसको अब पलट के जवाब देने का ही मौका मिलेगा कि भागने का ही मौका मिलेगा? जब किसी को भागने का मौका मिला, वहां वो कुआं भी देखिएगा, वहां एक कुआं है, उस कुआं में कितना लोग कूद गया उस कुआं में, लेकिन कुआं में कूद के भी क्या हुआ? मरबे किया। अरे भाई कुआं है, तो कुआं में जाएगा जिंदा रहेगा क्या पानी में? फिर उसमें क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो भाई क्या हुआ कि वहां पे 400 लोगों की मृत्यु हो गई वहां पे, और फिर वहां पे लगभग 1500 से ज्यादा लोग क्या हो गए? घायल हो गए। अबाउट 400 पीपल वेयर डाइड, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर गॉट इंजर्ड इन दैट जालियांवाला बाग मैसेकर। और तुरंत ही ये मैसेकर की बात जो है, मैसेकर बोलते हैं इसको, वो बहुत बड़ा क्या हिंसा हुआ था यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? मैसेकर, नरसंहार। नरसंहार को क्या बोलते हैं? मैसेकर। नरसंहार हुआ कि नहीं हुआ? सीधा आए, गोली चला दिए सबको बिना कुछ सोचे समझे, तो क्या बोलेंगे इसको? मैसेकर। इसे क्या होता है? जालियांवाला बाग मैसेकर का नाम दिया गया है, ठीक है। कौन सा लॉ लागू हुआ था वहां पे? मार्शल लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हुआ क्या, तुरंत ये बात जो है ना, सुनिएगा ध्यान से, अब पहुंच रहे हैं मेन चीज पे। तुरंत ये बात जो है पूरे इंडिया में फैला, अगल बगल की जगह फैला, सब लोग क्या हो गए? आ गए, पुलिस स्टेशन को सब आग लगा दिया, सब गवर्नमेंट का बिल्डिंग सब है उसको जाके पूरा है ना, उसको लूट लिया, जाके वहां के लोग सबको मारा। जाहिर सी बात है, अगर 400 लोग मर जाएगा तो भाई आदमी लोग चुप रह बैठेगा? क्या बैठेगा बताइए? नहीं बैठेगा, तुरंत आंदोलन होगा कस के। तो हुआ सब क्या हुआ, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग को कोई मतलब आग लगा दिया है, कोई पुलिस स्टेशन को जाकर आग लगा दिया है ना, सब बंद हो गया, मतलब बहुत उस पर विद्रोह होगा। जब देखे कि बहुत ज्यादा हिंसा हो रहा है, तो गांधी जी जो रूरल एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चालू किए थे, उसको गांधी जी क्या कर लिए? वापस ले। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन वापस क्यों ले लिया? क्योंकि जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो उसके एवज में लोगों ने क्या कर दिया? हिंसा का रास्ता अपना लिया, है कि नहीं है? उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग को अटैक किया, शॉप्स को अटैक किया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज को अटैक किया, पुलिस स्टेशन जला दिया। तो गांधी जी को जब लगा कि हिंसा हो रहा है, उनका मेन ही मुद्दा था ना कि सत्य और अहिंसा, उनको लड़ाई लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ना है? नॉन वायलेंस। तो यहाँ क्या हो रहा था? वायलेंस। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन क्या कर लिया? वापस। क्वेश्चन आता है, वाई गांधी जी विथड्रॉ सत्याग्रह मूवमेंट? रीजन क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो जाएगा बताइए? बोल सकते हैं कि बिकॉज आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर people choose the way of violence. They attacked police stations, shops, government buildings. So Gandhiji got hurted by this type of activities of the by people, and as a result he withdraw the satyagraha movement. अपने मन से भी लिख सकते हैं आंसर, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट देखते हैं। तो 13 अप्रैल कब हुआ जाएगा बाग? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने ओपेंड फायर कर दिया लार्ज क्राउड पे जो गैदर्ड थे वहां पे
प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स। सारा क्राउड तो भाई गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स नहीं करेगा, कुछ ही लोग ना करेगा क्या? क्या महिलाएं बच्चे वो भी क्या गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेंगे जाके? इतनी वजह है लड़ना है ब्रिटेन के खिलाफ, करेगा ऐसा क्या? करेगा बताओ? नहीं ना करेगा। तो भाई सब पे चला दिया। किलिंग हंड्रेड्स, लेकिन हम बता रहे हैं लगभग कितना लोग मर गए? 400 लोग। किलिंग हंड्रेड्स टू प्रोड्यूस, आप लोग नेट पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा या डीप स्टडी कीजिएगा, देखिएगा लगभग 400 लोग मरे थे। इसमें कितना लिखा गया है? हंड्रेड्स, ये टेक्निकल वर्ड है। किलिंग हंड्रेड्स टू प्रोड्यूस, हंड्रेड्स मतलब कितना हो गया? 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो कौन सा वर्ड है? टेक्निकल वर्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? तो किलिंग हंड्रेड टू, क्यों ऐसा किया गया? जनरल डायर ने ऐसा क्यों किया? तो लोगों के अंदर क्या ऐसा फील है? टेरर इन द इंक्लोज पार्ट ऑफ जलियांवाला बाग इन अमृतसर पंजाब। तो असल में जो भी सत्याग्रही थे, जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, उनके दिमाग में जनरल डायर एक आतंक डालना चाहता था कि जो भी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको गोली सुला देंगे। समझ में आया? तो टू फील द टेरर ऑफ जनरल डायर या गवर्नमेंट, है ना, ये फीलिंग जगे लोगों के अंदर, इसी कारण से ये नरसंहार किया गया। जनरल डायर ने बताया था बाद में कि उसने ऐसा क्यों किया। तो बोला उसने कि हमने ऐसा इसलिए किया ताकि जो भी सत्याग्रही लोग जब है उनके अंदर मेरा आतंक, मेरा खौफ सबको जगे कि अगर आप मेरे गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। स्पेशली किससे किसके खिलाफ? जो सत्याग्रही लोग थे, क्योंकि वही ना आंदोलन कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद क्राउड्स, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो क्राउड्स थे, जो भाई जनता लोग था, वो क्या किया? गलियों स्ट्रीट्स में आ गया, सब मतलब बाहर निकल गया सब कोई। गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया या मतलब जो कुछ भी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज था उसको क्या किया गया? ब्रूचुअली उसको रिप्रेस कर दिया गया, उसको अटैक किया गया और गांधी जी अपना सत्याग्रह मूवमेंट क्या ले लिए? कॉल्ड ऑफ, मतलब क्या ले लिए? वापस ले लिए। टाइम कितना हुआ है? देखिए ये जलियांवाला बाग, लाइट ऑफ कीजिए। देखिए यही है जलियांवाला बाग। इसमें आप देख रहे हो ये जो मारा हुआ है, इस पे गोली का निशान सब चलाए, ओपन फायरिंग किया गया, दिख रहा है? देखो यहाँ पे गोली चला रहा है और यही है खरूस आदमी जनरल डायर, ठीक है? आप देख रहे हो लोग सब कूद रहे हैं, अपने उतना क्लियर इमेज नहीं आया है। और आप जाओगे, हम तो है पंजाब में 4 साल रहे हैं, आप जाओगे देखो जलियांवाला बाग तो आप देखना अभी भी ऐसा ही बिल्डिंग है, वहां पे कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है। दीवार पे यहाँ पे चौक से ऐसे निशान बनाया हुआ है और उसमें गोली का निशान हमको आज भी दिखेगा वहां जो चलाया गया। समझ में सारा फोटो वहां पे रखा हुआ है, जो लोग मरे थे, जो लोग कुआं में कूदे थे, सबका फोटो है। और जो कुआं है वहां भी आपको आज भी कुआं वहां पे है, उस कुआं को जैसे होता है ना लोहा का जो बार होता है, उससे कुआं उसको क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है। और वहां लिखा हुआ यही वो कुआं है जहाँ पे लोग क्या किए थे? कूदे थे। आज भी लोग सब वहां देखने जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत? बताइए किस लॉ, कौन सा लॉ लागू हुआ था? मार्शल। वही मेन रीजन क्या था सत्याग्रह आंदोलन को वापस लेना? तो इंडियंस स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। द वायलेंस जो उन्होंने किया इंडियंस लोगों ने जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद, वही वायलेंस गांधी जी को फोर्स किया कि मूवमेंट क्या कर रहे थे? रोक दे। ये रीजन है वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट। क्वेश्चन आएगा वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट, तो हम क्या बोलेंगे? लिखेंगे कि आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर पीपुल स्टार्टेड टू attack the government buildings. So due to the violence, किसके चलते गांधी जी रोकेंगे मूवमेंट? वायलेंस। So due to this violence, गांधी जी were forced to stop the सत्याग्रह मूवमेंट। अब आते हैं क्या? खिलाफत मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑन कर दीजिए। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन। अब सुनिए जरा, सुनिए हम लोग अभी किस ईयर की बात कर रहे हैं? 1919। हम लोग बात कर रहे हैं अभी 1919 में सत्याग्रह मूवमेंट चालू हुआ और बंद भी हो गया। अब इंडिया में कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा था, हर तरफ जलियांवाला बाग मैसेकर से लोग आहत थे और गांधी जी को तलाश थी एक फिर आंदोलन की जो पूरे इंडिया को क्या कर दे? यूनाइट कर दे। क्योंकि मैंने बताया है कि पहले इंडियंस के लोग क्या थे? बटे हुए थे, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको क्या था? बटा हुआ था। जैसे कि उसमें भी क्या था कि हिंदू लोग का अलग सोच था, मुस्लिम लोग का अलग सोच था, और मतलब कोई मतलब यूनाइट होके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ नहीं रहा था। बात समझ में आया ना? और लड़ाई में जीत कब मिलेगी? जब हम लोग सब क्या हो जाएंगे? एक।
और देखिए गांधी जी जो मूवमेंट इसके बाद चलाएंगे उसका नाम क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद कौन सा मूवमेंट आएगा? अब सुनिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे आएगा, सुनिए ध्यान से। हुआ क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1919 में लगभग, ठीक है, जब खत्म हो गया वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चलता फर्स्ट वर्ल्ड वार, 4 साल चला था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो यूरोपियन कंट्री जीत गया था। सुनिएगा अच्छे से, यूरोपियन कंट्री क्या हो गया? जीत गए। जब यूरोपियन कंट्री जब जीत गया फर्स्ट वर्ल्ड वार तो उन लोगों ने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की की बात कर रहे हैं, पहले टर्की के जो धर्म गुरु, सॉरी मुस्लिम के जो धर्म गुरु जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था क्या? खलीफा। क्या नाम था? धर्म गुरु होता है ना, जैसे इंडिया, जैसे हिंदू में कोई धर्म गुरु है, क्रिश्चियन में कोई धर्म गुरु है, जो उस धर्म के सारे लोगों से क्या करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। वैसे ही आपका मुस्लिम में जो धर्म गुरु थे, आपका स्पिरिचुअल हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल हेड। इनका नाम क्या था? खलीफा। जो कहाँ के थे? ऑटोमन एम्पायर, टर्की, जिसको आज हम किस नाम जानते हैं? टर्की। और पहले क्या था? ऑटोमन एम्पायर। क्यों बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर? बिकॉज पहले टर्की अकेला नहीं था। जिस तरह से पावरफुल ब्रिटिशर्स लोग क्या करता, पूरा सबको नहीं मिला, मतलब सबको अपना गुलाम बना रहा था, वैसे ऑटोमन टर्की का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। समझ में आया कि नहीं आया? केवल छोटा सा टर्की, आज टर्की क्या है? बस एक छोटा सा क्या है? देश। पहले टर्की जो है ना बहुत बड़ा एम्पायर था, साम्राज्य था, लेकिन बाद में सब क्या हो गया, धीरे धीरे अलग हो गया। अब केवल क्या बचा हुआ है? टर्की। तो आज टर्की है, लेकिन पहले उसको किस नाम जानते थे? ऑटोमन एम्पायर। हुआ क्या कि जब विश्व युद्ध हार गया ऑटोमन टर्की, तो यूरोपियन कंट्री लोगों ने, जाहिर सी बात है अब हार गए हैं तो कौन लॉ बनाएगा? ई बनाएगा लॉ कि वो बनाएगा? यूरोपियन कंट्री। उन लोगों ने ऑटोमन टर्की के साथ एक हार्श ट्रीटी किया। हार्श ट्रीटी मतलब क्या? बहुत ही कठोर संधि। पता है ना, अगर मान लो कि हम इसको हरा दिए तो हम बोलेंगे देखो अब तुम्हारे यहाँ कितना करेक्शन आएगा, कौन लेगा? हाँ, अब तुम्हारा राज नहीं चलेगा, किसका राज चलेगा? मेरा राज चलेगा। तो इस तरह का हार्श संधि हुआ कहाँ पे? कहाँ किसके खिलाफ हुआ? खलीफा के खिलाफ, जो कि कौन थे? स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम या इस्लाम आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जब संधि हुआ तो भाई खलीफा की जितना भी पावर था, शक्ति था, उस शक्ति को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। समझ में आ रहा है? जाहिर सी बात है, जो स्पिरिचुअल हेड है खलीफा, उनकी अगर हम पावर्स को छीन ली जाएगी तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी लोग चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। अगर जाहिर सी बात है, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे इंडिया में, उन लोगों को जब पता चला कि खलीफा जो उनके स्पिरिचुअल हेड है, उनका पावर तो क्या कर लिया गया है? छीन लिया गया है, हार्श ट्रीटी हुआ है, तो यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी क्या हो गए? पूरा एकदम गुस्सा में। उसे क्या किया? और जाहिर सी बात है, कौन कंट्री लोग जीता था युद्ध? यूरोपियन कंट्री। और इंग्लैंड भी कौन सा कंट्री था? तो इंग्लैंड लोग इंडिया में अपना रूल कर रहा था, तो मुस्लिम लोग, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी लोग थे, उन लोगों ने सोचा क्या कि हम यहाँ पे इंडिया में सारे मुस्लिम मिल करके हम ब्रिटिशर्स का क्या करेंगे? अपोज करेंगे। समझ में आया? और इसीलिए इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? खिलाफत मूवमेंट। क्या बोला जाता है? खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ? तो बोलेंगे इसलिए हुआ बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द यूरोपियन गवर्नमेंट had a harsh treaty with the Ottoman Empire, which was currently known as Turkey. And in this treaty, most of the powers of the spiritual head of Islam, Khalifa, got seized. वो पावर क्या कर लिया गया? छीन लिया गया. So, to oppress this, the Indian Muslims form a movement, and that movement was not known as खिलाफत movement. अब बात ये था केवल इंडिया में केवल मुस्लिम लोग ही थे क्या? नहीं, और भी समुदाय के लोग थे। मुस्लिम्स भी इंडिया के ब्रिटिशर्स से खिलाफ है, और जो हिंदू लोग हैं वो भी ब्रिटिशर्स से क्या थे? खिलाफ थे। तो गांधी जी ने देखा अपॉर्चुनिटी, यही मौका है कि छक्का मार लिया जाए। मुस्लिम लोग जो पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे, अब वो खिलाफ आ चुके हैं। समझ में आया? चाहे इशू चाहे जो भी हो। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि हम जो खिलाफत मूवमेंट जो लोग कर रहा है, और हम लोग भी जो कर रहे हैं, हम लोग क्या होता है, सब मिल बांट के हम एक बार हम ब्रिटिशर्स पे क्या कर रहे हैं? टूट पड़े। सबको यही मौका है कि देखो मुस्लिम्स को इकट्ठा कैसे कर लेंगे, ताकि वो लोग, जाहिर सी बात है, जो ब्रिटिशर्स लोगों ने किया है, यूरोपियन कंट्री ने जो किया है खिलाफत, क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑटोमन एम्पायर के साथ, ये गलत किया है। तो ये लोग भी अपना ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, और जो हिंदू लोग तो पहले से ही है, तो बोलेंगे क्या कि हम लोगों का इनेमी कौन है? कॉमन। जाहिर से मुस्लिम लोगों का भी इनेमी कौन है? ब्रिटिशर्स। इधर भी लोग का इनेमी कौन है? ब्रिटिशर्स। तो सबका इनेमी क्या हो गया? कॉमन।
अगर मान लो मेरा दुश्मन भी एक है, आपका दुश्मन भी एक है, जाहिर सी बात है हम दोनों मिलकर लड़ेंगे उसके खिलाफ, है कि नहीं है? तो गांधी जी को मौका मिल गया कि इस तरीके से हम मुस्लिम को और हिंदू को इकट्ठा कर सकते हैं, और इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हुआ अब सुनिएगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी में लीडर थे दो, शौकत अली और मोहम्मद अली। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। शौकत अली कौन? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने जब ये सोचा कि हम लोग जो वहां पे जो ऑटोमन एम्पायर जिसको हम टर्की का नाम जानते हैं, वहां पे जो उनके जो स्पिरिचुअल हेड है उनके साथ जो गलत हुआ है उसके खिलाफ में हम मूवमेंट करें। तो किसके खिलाफ मूवमेंट करना है? यहाँ पे जो आपका जो मोहम्मद अली जो है, शौकत अली जो मुस्लिम लीडर्स है, उनको किसके खिलाफ मूवमेंट करना है? तो वो लोग ये मुद्दा लेके कहाँ गए? गांधी जी के पास कि गांधी जी देखिए ऐसी बात है, हम लोग को मूवमेंट करना है। कौन सा मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट करना है। ऐसा सा बात है, बहुत गलत हुआ है हम लोगों के साथ। तो गांधी जी बोले ठीक है, अच्छा बैठो यहाँ पे, ठीक है। अब वो दिमाग लगाया गांधी जी, ठीक है, कि भाई लोग वही मूवमेंट करने को तैयार है, हम भी तो वही कर रहे हैं। सत्याग्रह मूवमेंट कौन सी था? वही था ना, या ब्रिटिशर से खिलाफ लड़ाई लड़ना। सोचे कि ठीक है, रुको रुको अभी हम काम करते हैं। वो क्या किए, जो हिंदू लीडर्स थे, जैसे आपका जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब थे ना आपका, सबको इकट्ठा किया गया और इन लोगों को बोला गया कि देखिए सबको मिल बांट लड़ाई लड़िए, ठीक है। उनके पास मौका मिल गया ताकि सब क्या करे, यूनाइट करे, और यूनाइट करके हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक ऐसा मूवमेंट छेड़े जिससे कि क्या हो जाए, ब्रिटिशर्स लोग का घुटना टेक दे। तब जाके गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया। कौन सा मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्यों? तो गांधी जी ने इसके पहले 1919 में एक अपना किताब लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज। ध्यान रखिएगा, गांधी जी रोट अ बुक कॉल्ड हिंद स्वराज। और इस हिंद स्वराज बुक में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि हम लोग पे इंग्लैंड जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स लोग हैं, इसलिए राज कर रहा है क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर मान लो जाहिर सी बात है, आप मेरे घर में आए, ठीक है, आप मेरे घर में आए कि हमको एक दिन पे रहना है, ठीक है, फिर हम चले जाएंगे। हमने आपको क्या किया? कोऑपरेट। ठीक है भाई रहिए। पूरा इंडिया में पता है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड हम लोग का क्या है? गेस्ट है। कि कोई भी आएगा, चाहे आप दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, हमको क्या करना है? उसको एकदम गेस्ट की तरह उसको रखना है, एकदम आदर सत्कार करना है। हुआ क्या? ब्रिटिशर्स लोग आया, हम उसको रखे, अपने घर में रखे, पूरा कोऑपरेट किए, और बाद में वो हम पे जुल्म कर रहा है, फिर भी हम उससे क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो कोऑपरेट नहीं करे, सीधा हम निकाल दे, तो क्या वो रह पाएगा यहाँ पे? किसका जनसंख्या ज्यादा था? इंडियंस का जनसंख्या ज्यादा है कि ब्रिटिशर्स का जनसंख्या ज्यादा है? आप जाहिर सी बात है, वो अपने आर्मी में किसको भर्ती कर रहा था? किस पे रूल कर रहा है? जाहिर सी बात है, इंडियंस को ही अपने आर्मी में भर्ती कर रहा है, और उसको इंडियंस के खिलाफ यूज कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ देयर ब्रेन। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जो फौजी है, जो पुलिस में गया, वो अपना एकदम बोल रहा है हम अपने मतलब जो हमको रिक्रूट किया उसके लिए हम जान दे देंगे ब्रिटिशर्स लोगों के लिए। अब मान लो हम नौकरी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, और हमको मारना किसको है? इंडियंस को ही। कैसा लगेगा? सोच के देखो, इमेजिन करके देखो। आज के डेट में आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। उस समय लोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके देश में, उनके दिमाग में उस समय नेशनलिज्म की भावना कम थी। जब बाद में जगा तो क्या हुआ? सब अपना गवर्नमेंट जो भी जॉब्स कर रहे थे सब क्या कर दिए? छोड़ दिए। आज भी गवर्नमेंट जब छोड़ता है सब उसके लिए पूरा एकदम जान लगा देता है। पता ही नहीं था क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री का जॉब है। लेकिन अगर वही बोला जाए कि आपको ब्रिटिशर्स लोग जॉब देगा, आप पे गुलाम करेगा, तो आप जॉब कीजिएगा? नहीं करेंगे। तो वही हाल था उस समय। तो हुआ क्या कि गांधी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखो, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, लेकिन हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या बोलते हैं? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि वो दोनों सबको मिला के चले थे ना। क्योंकि मेन मुस्लिम लोग उस मूवमेंट में जो आए थे, तो देखो मैक्सिमम मुस्लिम्स उस लड़ाई को क्यों लड़े थे? क्योंकि वो लोग बहुत खफा थे यूरोपियन कंट्री से, यानी इंग्लैंड से, जो वहां पे गलत काम हुआ था। कहाँ पे? किस जगह की बात कर रहे हैं? टर्की में, ठीक है। उससे हाथ थे लोग, तो वो लोग लड़ाई लड़े नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इधर से भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, जिस कारण से हम क्या बोलते हैं? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्या था? किस जानते हैं हम लोग? खिलाफत मूवमेंट। देख लो, देखो जब लड़ाई का जब अंत हो जाता है तो एक पीस ट्रीटी होता है, संधि होता है ना, कि भाई ये संधि होता है, अब तुमको ये काम करना है और उसको मानना पड़ेगा। तो एक पीस ट्रीटी हुआ लगाफिस पे, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड को क्या नाम जानते हैं? याद रखिएगा, इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल हेड, तो उनको क्या, किस नाम जानते हैं हम लोग? खलीफा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उनपे देखो यहाँ पे पीस ट्रीटी इम्पोज कर दिया गया कि आपके यहाँ ये चीज हम लागू कर रहे हैं।
और उनको लागू करना पड़ा क्योंकि वो लोग लड़ाई हार चुके थे। तो जिस कारण से क्या हुआ, आपका देखो यहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली इस बात को डिस्कशन कर रहे हैं किससे, गांधी जी से, फॉर यूनाइटेड मास एक्शन। यूनाइटेड मास एक्शन मतलब क्या, सब लोग एक होकर के हम लोग एक्शन ले, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स लोगों के खिलाफ। और आप देख लो खिलाफत जो खलीफा कमेटी का गठन हुआ, किस कमेटी का, खिलाफत कमेटी। जाहिर सी बात है ये कमेटी का हेड कौन होगा, मुस्लिम लोग होंगे। तो मुस्लिम लोग के लीडर कौन थे, मोहम्मद अली एंड, नाम रखिएगा याद, कौन सा नाम है, मोहम्मद अली एंड। क्वेश्चन आता था हु फॉर्म्ड खिलाफत कमेटी, मोहम्मद अली एंड। कहां पे किए थे, मार्च 1990 को था, कहां पे, बॉम्बे, बॉम्बे मार्च 1990। क्लियर है, चलिए। और वो कहां गए, किससे मिलने गए, गांधी जी के पास मिलने गए। अब देखिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, गांधी जी सॉ, देखे दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। गांधी जी को एक अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिला टू यूनाइट मुस्लिम्स एंड हिंदूज, ताकि मुस्लिम और हिंदू क्या करते थे, यूनाइट कर दिया। क्योंकि गांधी भी जानते थे कि अगर हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है तो हिंदू मुस्लिम को एक करके लड़ना होगा, अगर नहीं तो हम लोग ये लड़ाई नहीं जीत सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इंडिया कंट्री है, उसमें हिंदू भी लोग भी लड़ रहे हैं, मुस्लिम लोग भी लड़ रहे हैं, जब तक एक नहीं होंगे कहां से लड़ पाएंगे, लड़ पाएंगे हम लोग, नहीं लड़ पाएगा। सितंबर 1920 में, सुनिएगा ध्यान से, गांधी से मिलने गए, ये माह कब 1919 चल रहा है, ये गांधी से मिलने गए। और सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस में जो हिंदू लीडर्स जो थे उनके कांग्रेस का जो सेशन चला, कहाँ पे, कलकत्ता में चला। उसमें अब एक रिजोल्यूशन पास हुआ, मतलब होता है ना कि सबको इकट्ठा हुए, मान लो कलकत्ता में हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें मोहम्मद अली भी और कौन है, शौकत अली भी हैं, मुस्लिम लीडर्स भी हैं, और जैसे कांग्रेस के लीडर्स भी हैं, सब लोग बैठा हुआ है और सब बोल रहा है कि नहीं हमको हराना है इस बार ब्रिटिशर्स लोगों को, गांधी जी कुछ कीजिए। तो ठीक है बेटा हम करते हैं, दोनों को बोले, इधर कांग्रेस का लीडर सब कोई बोले, इधर मुस्लिम लीडर सब बोले, ठीक है कि हम लोग कुछ करते हैं। तो गांधी जी ने वहां पे एक लॉ पास हुआ उस समय कलकत्ता सेशन में कि हम लोग कौन सा मूवमेंट करेंगे, नन कॉपरेशन। गांधी जी बोलते थे क्या, किताब में बोले कि हम ब्रिटिशर्स हम लोग पे इसलिए राज कर रहा है बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिशर्स। अगर हम उनके साथ हम कोऑपरेट ना करें तो ब्रिटिशर्स लोग क्या हो जाएंगे, इंडिया से भाग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया, नन कॉपरेशन मूवमेंट, टू नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स एट एनी सर्कमस्टांसेस। चाहे उनका लॉज हो, उनका लॉ को नहीं मानेंगे, उनका सामान हो नहीं पहनेंगे, उनका सामान, उनका कपड़ा नहीं पहनेंगे, फॉरेन गुड्स हो नहीं यूज करेंगे, हम इंडियन गुड्स यूज करेंगे। तो खादी का पर्चा चालू हुआ, देखो हो ना, यहाँ पे देखो क्या पास हुआ कि स्टार्ट करेंगे कौन सा, एनसीएम का मतलब क्या होता है, नन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ किसके, खिलाफत एज वेल एज स्वराज। अब यहाँ खिलाफत क्या है, स्वराज क्या है। तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे जिसमें मैक्सिमम हिंदू लोग थे, उन लोगों क्या था, स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब क्या होता है, अपना देश, अपना कंट्री, समझ में आ रहा है कि नहीं है, आवर नेशन, ये था इन लोगों का मुद्दा। और मुस्लिम लोगों का क्या था उस समय, मेनली मैक्सिमम, ऐसे सारे लोग का ये नहीं था, सारे मुस्लिम मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मुस्लिम आपका स्वराज में भी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम लोग क्या हुए इस आंदोलन में कब आए, जब वहां पे खिलाफत इश्यू हुआ तब जाके बोल रहे, ठीक है। तो जाहिर इसलिए देखो यहाँ पे देखा हुआ है ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ किसके सपोर्ट में, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। ये लॉ पास हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होगा खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में और किसके सपोर्ट में, स्वराज्य मूवमेंट के सपोर्ट में। मतलब हमारा दोनों काम हो जाएगा इससे, पास समझ में है ना, मूवमेंट एक और काम दोनों हो जाएगा। तो अभी मूवमेंट चालू नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, अभी खाली बात हुआ है कि भाई हम लोगों को मूवमेंट स्टार्ट करना है। अब ये मूवमेंट को एडॉप्ट कब किया गया, इस मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया नागपुर सेशन में, कलकत्ता सेशन में चर्चा हुआ, सुनिएगा ध्यान से, कलकत्ता सेशन में क्या हुआ, चर्चा, अपनाया गया कब इस चीज को, मूवमेंट को, नागपुर सेशन में। कब किया गया, नागपुर के कांग्रेस सेशन में इसको अपनाया गया दिसंबर 1920। अभी मूवमेंट चालू नहीं हुआ है, और मूवमेंट चालू हुआ कब, जनवरी 1921। समझ में आया। अगर क्वेश्चन आता है व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड, तो क्या लिखोगे, दिसंबर 1920 एट कांग्रेस सेशन ऑन इन नागपुर। व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज स्टार्टेड, तो क्या बोलोगे, जनवरी 1921। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलिए ना। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या होता है देख लीजिए, पहले उसके पहले खिलाफत और देख लेते हैं, देख लेना।
गांधी जी रोट अ बुक कॉल्ड हिंद स्वराज। इसमें उन्होंने लिखा था कि इफ इंडियंस स्टार्टेड टू नॉन कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स, अगर इंडियंस लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करें, देन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट इन 1 ईयर। 1 साल में इंडिया क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। जाहिर सी बात है, गांधी जी जब ऐसा बात लिख देंगे तो लोग सब कहेगा बाबू सही बात हो सकता है, गांधी जी लिखे हैं, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो 1 साल में हम आजाद हो जाएंगे। जहां बात बढ़ा जाएगा 1 साल में आजाद होने का, तो सब लोग के अंदर एकदम लड्डू मतलब कूदना शुरू हो जाएगा, ना भाई हमको अब आजादी मिलेगा 1 साल बाद। नहीं होगा। सोचो देखो, अगर हम बोलेंगे क्या तुम ऐसा करोगे तो 1 साल में करोड़पति हो जाओगे, हम बहुत बड़ा आदमी है, तो मेरा बात मानोगे कि नहीं मानोगे? और तुम वैसा ही करोगे कि नहीं करोगे? तो गांधी जी ने बोला क्या कि अगर आप इंडियंस अगर कोऑपरेट ना करें ब्रिटिशर्स के साथ, तो हम लोग आजादी कितने साल में मिल जाएगा? 1 साल में आजादी मिल जाएगी। टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए गांधी जी मिले किससे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली से, जो कौन सा मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे? खिलाफत मूवमेंट। वो बोले कि आपका ही मूवमेंट ब्रिटिशर से खिलाफ है और इन लोगों का ही मूवमेंट किससे खिलाफ है? ब्रिटिशर से खिलाफ है, तो क्यों ना आप लोग एक होकर लड़ाई कर ले भाई। तो बोले सही बात है, मुद्दा मिल गया और हिंदू मुस्लिम क्या कर दिया गया? वहां पे एक कर दिया गया फर्दर। और जब एक हो गए तो मूवमेंट वहां पे, मूवमेंट का नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा मूवमेंट का नाम रखा गया? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट? तो आपको लिखना पड़ेगा कि खिलाफत मूवमेंट का मतलब क्या होता है। बात समझ में आया ना? आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि जो हार्ट्स ट्रीटी हुआ ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, है ना, जिसमें कि जो इस्लाम के जो स्पिरिचुअल हेड थे उनके सारे पावर्स क्या कर लिया गया? सीज कर लिया गया। जिस कारण से इंडियन मुस्लिम से एक मूवमेंट चलाया, जिस मूवमेंट का नाम क्या था? खिलाफत मूवमेंट। तो उनका भी लड़ाई था ब्रिटिशर से खिलाफ, और स्वराज का मूवमेंट किसके खिलाफ था? ब्रिटिशर से खिलाफ। तो दोनों मूवमेंट को मिला करके एक मूवमेंट चलाया गया, इसका नाम क्या रखा गया? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब बात है इसमें कि बताइए, मेरा 3 क्वेश्चन है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जो लॉ था, एक्ट कब पास किया गया? सितंबर 1919 में। सितंबर 19 वही था ना? 1920, सितंबर 1920 में। कोई दिक्कत? और गांधी जी हिंद स्वराज किताब कब लिखे थे? ठीक है, अब सुनिएगा। सितंबर 1920 में बात हुई थी कि हम लोगों को, सॉरी, उस समय क्या बात हुआ था कि एनसीएम लॉन्च करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना है। दिसंबर में क्या हुआ कि उसको एडॉप्ट कर लिया है कि भाई अब चालू हो जाएगा मूवमेंट। अब मूवमेंट चालू कब हुआ? जनवरी 1921। क्लियर हो गया? तो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड? 1921। जनवरी 1921। व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एडॉप्टेड? तो दिसंबर 1920 इन कौन सेशन? नागपुर सेशन। सेशन समझते हो ना? सेशन, हाँ, तो वही है सेशन। मतलब मीटिंग समझ लो, मीटिंग होता है ना, उसी को क्या बोला जा रहा है? सेशन। अब समझ लो, देखो लिखा हुआ है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब चालू हो गया था? जनवरी। और देखें क्या, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे लोग मिलकर के इसमें क्या हुए थे? पार्टिसिपेट किया, मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। अब देखो, हमको पढ़ना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ, उसमें क्या होता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, ध्यान रखिएगा कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स। जिनको भी गवर्नमेंट कोई उपाधि देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टाइटल। पता है ना, सूबेदार, है ना, लैंड होता है, तलुकदार, चौकीदार, होता है कि सब वर्ड सब, जिसको गवर्नमेंट क्या देता है? उपाधि। से होता है ना आज के डेट में कि हम अवार्ड दिए और अवार्ड क्या कर दिए? वापस कर दिए। देख रहे हो आजकल बहुत अवार्ड वापस करने वाले गैंग सब आ गए हैं। सरकार ने कोई अवार्ड दिया और कुछ हुआ उधर अवार्ड सब रहता है क्या कि हम अवार्ड वापस कर रहे हैं। होता है नहीं होता ऐसा? वही चीज यहाँ है कि जो गवर्नमेंट ने जो भी टाइटल्स दिया था, उसमें गवर्नमेंट, जब भी मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कौन सा गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ? तो गवर्नमेंट, देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब हम आपके साथ कोऑपरेट, यानी आपकी दी हुई जो भी चीज है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि आपने मुझे टाइटल दिया, उपाधि दी, तो हम उस उपाधि को वापस कर देंगे। तो वही क्या हुआ? सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स। ऑनर मतलब जो भी सम्मान दिया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा,
उस सम्मान को हम क्या करते हैं, वापस करते हैं। ये हुआ। दूसरा, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। जो भी सिविल सर्विसेज था, मतलब जो भी मतलब सरकारी जॉब था, जो भी गवर्नमेंट जॉब था, उसको सब लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए। समझ में आ रहा है? जो भी बच्चे लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया हुआ, उसको क्या कर दिया, सब छोड़ दिए। बात समझ में आ रहा है ना? पुलिस, आर्मी, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, सबका बॉयकॉट हुआ। बॉयकॉट मतलब क्या, विरोध। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। तो किसके से बॉयकॉट हुआ बताइएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? देखो सब में आप यही लिखोगे। आपसे पूछेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, तो आप यही लिखोगे। आप बोलोगे सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट लोग क्या किया गया, भी यही लिखना। सब में एक ही हुआ। जब भी मूवमेंट चालू होता था ना, आप देखना एक चीज कॉमन होगा कि गवर्नमेंट गुड्स का या गवर्नमेंट कम्युनिटीज का हमको क्या करना है, अपोज करना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो क्या हुआ, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन। इसका मतलब क्या हो गया, बॉयकॉट करने से विरोध करना है। मतलब जो भी लोग आर्मी में भर्ती थे इंडियन लोग, उसको क्या कर दिए, छोड़ दिए। जो भी लोग पुलिस में भर्ती थे इंडियन, क्या कर दिया, उसको जॉब को छोड़ दिए। जो भी लोग कोर्ट में वकील लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको क्या कर दिया, वो छोड़ दिए। जो भी लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो जज बने हुए थे या जो मतलब हाई अथॉरिटीज में बने हुए थे, मतलब है ना, उसको भी क्या कर दिया, वो सब छोड़ दिया। स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे थे, वो क्या कर दिया, स्कूल को छोड़ दिए। फिर फॉरेन गुड्स का जो भी मतलब इस्तेमाल कर, उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। आपको पता होना चाहिए, है ना, मतलब जैसे देखो होलिका दहन लकड़ी को लगाते हैं पूरा, उस तरीके से भाई चौक चौराहे पे लोग जो भी फॉरेन गुड्स था, कपड़ा वपड़ा जो कुछ भी था, सबको एक जगह इकट्ठा कर सब पे क्या लगा दिया, आग लगा दिया। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज टू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पूछेगा क्या क्या हुआ, लोगों ने क्या क्या किया, तो आप बोलिएगा क्या, दे बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, स्कूल्स, आर्मी, पुलिस, फॉरेन गुड्स। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? चलिए, इस मूवमेंट में सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी, सबको मिलकर करता है आंदोलन। इन केस अगर इसमें ये भी बोला गया कि अगर गवर्नमेंट अगर आप पे दबाव बनाती है, रिप्रेस करती है, मारती है, पीटती है, तो आप वहां पे क्या, वो उन्होंने वहां क्या बोला कि सिविल डिसऑर्डर कंपेन वहां पे छेड़ दिया गया कि आप उसका क्या करो, आप उसको मतलब उसका विरोध करो। आप क्या करो, विरोध करो, डिसोबीडियंट बनो। पता है, लिखते हो आप, लिखते हो योर ओबीडियंट स्टूडेंट, एप्लीकेशन लिखते हो, आपका आज्ञाकारी छात्र फलना कुमार या फलना कुमारी, लिखते हो नहीं लिखते हो? तो ओबीडियंट को यहाँ को क्या बोल रहा है, डिसओबीडियंट। मतलब आप आज्ञाकारी रहोगे कि नहीं रहोगे, नहीं। मतलब अगर वो आप पे रिप्रेशन दबाव बनाता है, तो आप उसकी आज्ञा क्या कर दो, पालन मत करो। समझ में? उसको क्या बोला था, सिविल डिसोबीडियंट कंपेन भी चालू कर दिया। कितना भी दबाव बनाए, आपको उसके बात को मानना नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हुआ, इसमें किसमें हुआ होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो, इसमें आपको सबसे बड़ी बात जाननी है ये कि इस मूवमेंट में लोग कैसे पार्टिसिपेट किए। शहर के लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट किए, गांव के लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट किए, बिजनेसमैन लोगों ने क्या सोच के पार्टिसिपेट किया, क्या सोच के पार्टिसिपेशन हुआ लोगों का। समझ में? कहाँ लोग, टाउन के लोग, कहाँ के लोग, गांव के लोग, फिर कहाँ के बिजनेसमैन, फिर कौन, ट्राइबल्स जो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं वो लोग, क्या सोच के इस आंदोलन में वो लोग पार्टिसिपेट किए। बात समझ में आ रहा है? अब ये देखेंगे कौन सा आंदोलन की बात कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पहला बात कर रहे हैं किसका,